अवसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज हम फिर से बात करेंगे दक्षिण भारत। आज हमारा दक्षिण भारत का चौथा क्लास चल रहा है। आज हम देखेंगे जो संगम काल के राज है, आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे चोल और देखेंगे चोल वंश से कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कि चोल वंश से, क्योंकि जितने भी अभी वैकेंसी न्यू वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी के लिए आपके लिए बेस्ट क्लास है। तो इसे आप मिस ना करें, इसे पूरा देखें और अगर में आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम देखते हैं दक्षिण भारत का क्लास और इसे देखेंगे कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे जो दक्षिण भारत का था, इससे एक प्रश्न आपका बीपीएससी में जो संडे को एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ था। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन से प्रश्न इससे एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज चलिए चर्चा करते हैं। आज हमारा है संगम काल के राज। आज हमारा जो लास्ट राज है चोल, आज हम लोग पढ़ चुके हैं। पांड और चेर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। देखेंगे पहले इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ देखेंगे तो नया देश होता है। जो हमारा चोल है, चोल वंश का देखेंगे पहले इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है नया देश, इसमें न्यू देश। इसका न्यू कंट्री देखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, नया देश। तो इसका अर्थ आप ध्यान में रखेंगे सिर्फ कि इसका अर्थ क्या होता है, नया देश होता है। फिर देखेंगे इसके बारे में प्रथम जानकारी। देखेंगे इसके बारे में जो प्रथम जानकारी कहाँ से मिली थी, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक पनीनी क्या है, पनीनी की रचना अष्टधाई से मिलती है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अष्टधाई से मिलती है। कहाँ से, पनीनी की रचना अष्टधाई से मिलती है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि चोल वंश के जो प्रथम जानकारी, सबसे पहली जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पनीनी के अष्टधाई से मिलती है। पनीनी एक रचना है, उसके अष्टधाई से मिलती है चोल वंश के प्रथम जानकारी। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे चोल साम्राज्य में तमिलनाडु के पूर्व भाग में था। कहाँ था, तमिलनाडु जो है पूर्व भाग में था। तो ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। जो हमारा चोल वंश था, देखेंगे तमिल के कौन से भाग में था, तो पूर्वी भाग में था। ये ध्यान में रखेंगे, तमिल के कौन से भाग में था, पूर्वी भाग में था। कौन, चोल वंश तमिल के कौन से भाग में, पूर्वी भाग में। ये एग्जाम से पूछ सकता है कि तमिल के कौन से भाग में चोल वंश था, तो तमिल के पूर्वी भाग में चोल वंश जो था बसा हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसकी राजधानी क्या थी, तो उर्वई उर्थी। क्या थी, उर्वई उर्थी इसकी राजधानी थी। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो उर्वई उर्थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, उर्वई उर्थी। ये एग्जाम से रिलेटेड है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि चोल वंशों का राजधानी कहाँ था। तो आप ध्यान में रखेंगे कि उर्वई उर जो था चोल वंश का राजधानी था। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, उर्वई उर थी। अब देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक क्या है। देखेंगे आज हम लोग इनकी राजधानी, इनका राजकीय चिन्ह क्या है, तो देखेंगे इनका राजकीय चिन्ह बाघ है। क्या है, बाघ है। तो इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। चोल वंश का जो था, चोल वंश का जो राजकीय चिन्ह क्या था, तो चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो बाघ था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि चोल वंश का जो राजकीय चिन्ह या प्रतीक क्या था, तो उस बाघ था। सबका अलग अलग एक चिन्ह प्रतीक रहता है ताकि उसे पहचानने में इजी हो जाए। तो इसका क्या था, बाघ था। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे उर्वई और सूती वस्त्र के लिए क्या था, सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि उर्वई और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो उर्वई और जो था वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो ये लाइन आप ध्यान में रखेंगे कि उर्वई और सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ये पूरा लाइन आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। उर्वई उर जो थे सूती वस्त्र के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। पूरे विश्व में माना जाता है कि उर्वई उर का जो उर्वई उर के सूती वस्त्र थे वहां के फेमस है, इसलिए उर्वई उर सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि जो उर्वई उर थे सूती वस्त्र के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन, उर्वई उर। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र का सांप की केचुआ या पोआ से भी पतला था। ऐसा माना जाता है। आप लोग गांव देहात में देखे होंगे सांप के केचुआ जिसे पोआ कहते हैं। सांप के जो केचुआ जो व्हाइट व्हाइट है, उनके कपड़े, बहुत सारे लोग उनके कपड़े के भी नाम से जानते हैं। एक जगह से अगर में दूसरे जगह सांप कहीं कहीं जाते हैं तो उनका केचुआ कहीं कहीं पे छोड़ जाते हैं। तो इसे आप लोग गांव देहात में देखे होंगे। व्हाइट कलर का एक पतला सा ऊपर एक पन्नी की तरफ रहता है, पतला जैसा, उसी को हम लोग केचुआ का पोआ या कहते हैं। तो
तो उससे भी पतला उर्वई उर में उस समय सूती वस्त्र का जो था फेमस, उससे सांप के केचुआ के पतले के बराबर भी था, उससे भी ज्यादा पतला माना जाता है। तो ये लाइन आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि इस समय सूती वस्त्र का सांप की केचुआ के पोआ से भी पतला होता था। जो उनका सूती वस्त्र का होता था, सांप के केचुआ जो होता है उससे भी पतला सूती वस्त्र माना जाता है। तभी ये उर्वई उर का जो सूती वस्त्र फेमस था, क्योंकि सूती कपड़ा जो था एकदम पतला था। उस समय जो कपड़ा मिलता था बहुत ही पतला मिलता था, इसके वजह से उर्वई उर सूती वस्त्र के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तो ये आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे चोल साम्राज्य के कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था, जो था चोल साम्राज्य जो था कावेरी नदी, तो ये आप नदी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नदी के किनारे जो चोल वंश का उपजाऊ मैदान था। तो ये ध्यान में रखेंगे कावेरी नदी के किनारे चोल वंश का जो था उपजाऊ मैदान माना जाता है। कौन से वंश का? चोल वंश का। कौन से नदी? कावेरी नदी के मैदान को क्षेत्र को उपजाऊ माना जाता है। ये ध्यान में रखेंगे कि चोल वंश में कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था। कहाँ था? उपजाऊ मैदान में बसा हुआ था। कौन? चोल वंश। इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कहा जाता है कि कावेरी नदी के मैदान इतना उपजाऊ था, इतना उपजाऊ था, कावेरी नदी के मैदान इतना उपजाऊ था। इसे ध्यान में रखेंगे कि वो बहुत ज्यादा ही उपजाऊ था कावेरी नदी के मैदान। देखेंगे इतना उपजाऊ था कि जितना क्षेत्र पर एक हाथी सोता है, क्या जितना क्षेत्र उसका जितना क्षेत्र होता है एक हाथी सोता है या बैठता है, फिर ध्यान में रखेंगे उतना ही क्षेत्र पर इतना अनाज उगाया जा सकता है कि एक वर्ष में 7 लोगों को पेट भरा जा सकता है। कितने लोगों को पेट भरा जा सकता है? तो 7 लोगों को। ये देखेंगे जो कावेरी नदी का क्षेत्र ऐसा माना जाता है कि एक हाथी सोता है या बैठता है, उतना क्षेत्र मतलब उतना जगह जितना में हाथी सोता है या बैठता है उतना क्षेत्र में एक वर्ष का अनाज इतना उगाया जा सकता है उस क्षेत्र में कि जितना क्षेत्र में हाथी सोता है या बैठता है उतने ही मात्र जगह में इतना अनाज उगाया जा सकता है कि एक वर्ष में 7 लोगों का पेट भरा जा सकता है। सोच सकते हैं कि एक उतना क्षेत्र में मात्र 365 दिन तक 7 लोग खा सकता है, उतने ही क्षेत्र में इतना अनाज उगाया जा सकता है। तो ये एग्जाम से पूछ सकता है कि कावेरी नदी के कौन से क्षेत्र में आपको कावेरी नदी के किनारे ऐसे हाथी सोने की जगह से कितने लोगों को खाना पेट भरा जा सकता है? तो 7 लोगों को। इसका ये इतना उपजाऊ मैदान था कावेरी नदी के किनारे में, इतना उपजाऊ मैदान था कि एक हाथी बैठता या सोता है उतनी ही जगह पे 7 लोगों का एक वर्ष तक पेट भरा जा सकता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखेंगे हमारा क्या है, चोल वंश का पहला शासक। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि चोल वंश का पहला शासक कौन था। तो देखेंगे चोल वंश का पहला शासक कौन है। उर्वई हप हरे थे। कौन थे? उर्व हप हरे थे। कौन थे? इसे आप ध्यान में रखेंगे। उर्वई हप हरे थे जो चोल वंश का प्रथम शासक था। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ कर लेंगे। फिर देखेंगे हमारा जो अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है। इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि हर वंश में एक प्रतापी शासक रहता है, एक ताकतवर शासक रहता है, एक महान शासक रहता है। तो इस तरह भी इसमें भी एक प्रतापी शासक मतलब महान शासक मीन्स महान शासक कौन थे। तो देखेंगे करिकाल थे। कौन थे? करिकाल थे जो प्रतापी शासक थे। कौन? चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल था। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसने श्रीलंका को जीत लिया था। क्या किया था? श्रीलंका को जीत लिया और वहां से 12,000 दिनार, कितना? 12,000 दिनार द्वार लाया। क्या लाया? 12,000 द्वार लाया था, दिनार नहीं द्वार लाया था। और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। इसे देखेंगे तो आपका 3 प्रश्न बनेगा। पहला आपका एक प्रश्न यहां से बनेगा, सेकेंड यहां से बनेगा और थर्ड आपका यहां से बनेगा। तो चलिए तीनों प्रश्नों को हम लोग समझते हैं कैसे एग्जाम से पूछेगा। पहला पूछेगा आपको, क्या पूछेगा आपसे, इस वंश का सबसे मतलब चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो इसे ध्यान में रखेंगे। करिकाल जो था चोल वंश का प्रतापी शासक था। फिर देखेंगे श्रीलंका को किसने जीता। श्रीलंका को करिकाल ने जीता था। वहां से कितने द्वार लाया गया था। तो 12,000 द्वार लाया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि करिकाल जो थे श्रीलंका से जीतकर कितने द्वार लाया था। तो 12,000 द्वार लाया था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि 12,000 द्वार किसने लाया था। करिकाल लाया था। तो ये फिर ध्यान में रखेंगे
कि जो हमारा था कावेरी नदी के तट पर बांध किसने बनवाया था, 160 किलोमीटर का बांध किसने बनवाया था, तो करिकाल ने बनवाया था। कहां से, जो 12,000 द्वार लाया था श्रीलंका से, उसने 160 किलोमीटर का लंबा बांध बनवाया था। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कावेरी नदी के तट पर कितना किलोमीटर तक लंबा बांध बनाया गया है, तो 160 किलोमीटर, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका जो पूरा है इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इससे 4 प्रश्न आपसे पूछेगा। ये प्रश्न तो हमेशा पूछता है कि कावेरी नदी के तट पर कितने लंबे तक बांध बने हुए हैं, तो 160 किलोमीटर तक बांध बना हुआ है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखेंगे यह भारत का पहला बांध था। क्या था ये, भारत का पहला बांध था। कौन, कावेरी नदी के जो बांध बनाया ये भारत का पहला बांध था। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है कई सारे एग्जाम में कि भारत का पहला बांध कौन है, तो कावेरी नदी के तट पर जो 160 किलोमीटर का बांध है वो कावेरी, वो भारत का सबसे पहला बांध है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसे ग्रैंड बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड बांध भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ग्रैंड बांध के नाम से कौन जाना जाता है, तो कावेरी नदी के तट पर जो कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर का बांध जो बना हुआ है उसे हम लोग ग्रैंड बांध भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ग्रैंड बांध के नाम से कौन जाना जाता है, जो कावेरी नदी के ऊपर 160 किलोमीटर का बांध बना है उसे हम लोग ग्रैंड बांध भी कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखेंगे और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, ताकि ये एग्जाम में ये सब पूछ सकता है। ये सब कॉमन प्रश्न है। फिर देखेंगे चोल वंश ने 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और समांती जीवन जीने लगा। जो चोल वंश थे 5वीं सदी आते आते समाप्त होने लगा और एक समान जीवन जीने लगा। जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है समांती जीवन जीने लगा, अत्यंत कमजोर हो गया था, बहुत ही कमजोर हो गया था चोल वंश 5वीं सदी आते आते। तो इसके लिए फिर एक समान जीवन जीने लगा, जैसे आम जनता लोग जीते हैं। कैसे जीने लगा, आपका समान जीवन जीने लगा। फिर एक बार पुनः से 8वीं सदी में क्या हुआ, 8वीं सदी में पुनः चोल वंश का उदय हुआ, जो आगे आपको एक अध्ययन में पढ़ाया जाएगा और कि चोल वंश के बारे में। तो ये तो आप पढ़े दक्षिण भारत का चोल वंश, फिर आप एक बार चोल वंश एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि जब 8वीं सदी में फिर से पुनः चोल वंश का उदय हुआ, फिर से पुनः जाग गया चोल वंश, तो फिर इसके बारे में फिर आपको और जानकारी दी जाएगी। जब तक फिलहाल आपको मिला था दक्षिण भारत का जो राज, हमारा 3 काल संगम काल के 3 राज थे, चेर, पांड और चोल, आपको ये कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसको एक बार आप रिकॉल कर लें, ताकि जो एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे पहला हमारा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, नया देश। इसकी प्रथम जानकारी कहां से मिलती है, तो पिरानी एक अष्टदाई जो रचना है उससे मिलती है। फिर आप देखेंगे जो इसका ये कहाँ बसे हुए थे, तमिल के पूर्व भाग में बसे हुए थे, जो ये सब एग्जाम से रिलेटेड है। फिर देखेंगे इसकी राजधानी कहाँ थी, तो उरवईउर थी। जो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, उरवईउर थी। फिर देखेंगे ये जो थे उरवईउर सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि केचुआ का जो था, सांप की केचुआ उससे भी पतला, उस समय सूती वस्त्र में ये फेमस था उरवईउर, तो इसलिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको दक्षिण भारत का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा।